हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 10 की बुक, जिसका आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ। सिलेबस आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार का हम लोग प्रीवियस वीडियो में अध्याय 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में है विद्यालय शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व हैं, यानी विद्यालय शिक्षक के उत्तरदायित्व। यह विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों के लिए विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है। मतलब यह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है जो विद्यालय में शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है उसका यह निर्वहन करता है, निर्धारित करता है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि सरकारी विद्यालय किसी भी बालक से शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे। यह अध्याय में साफ साफ ये बात लिखा हुआ है कि शिक्षा के लिए कोई भी विद्यालय, मतलब सरकारी विद्यालय जो हैं वो बालक से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेंगे। आप लोग देखते हैं जो विद्यालय होते हैं सरकारी विद्यालय वो बिल्कुल फ्री होते हैं। साथ ही विशेष एवं निजी विद्यालय में निर्बल समुदाय के बालकों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करेंगे। मतलब 25% उन बच्चों लोग के लिए होता है जो निर्बल समुदाय के हैं। विधेयक में शिक्षकों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों से शिक्षण के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। आजकल देखते हैं कि बहुत लोगों को इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाता है या फिर कहीं कॉपी चेकिंग में लगा दिया जाता है, या कोई भी सरकारी काम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो जाए, अगर वहाँ पे कर्मचारी ना हो तो शिक्षकों को उस जगह पे कार्य कराया जाता है, जनगणना में लगाया जाता है। तो ये इस विधेयक में था कि अब कोई भी अतिरिक्त कार्य नहीं दिया जाएगा, मतलब उनको केवल शिक्षण कार्य ही दिया जाएगा। शिक्षक इस बात को ध्यान रखेंगे कि सभी बालक अपनी शिक्षा पूरी करेंगे। यदि कोई बालक पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है तो शिक्षक इसके कारणों का पता लगाएगा। मतलब शिक्षक को इस बात पर ध्यान देना है कि जितना भी बालक हैं वो अपना पढ़ाई को पूरा करें, और यदि कोई बालक बीच में पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो उसके बारे में पता लगाया जाएगा कि क्या कारण है कि क्यों ये छोड़ रहे हैं, और उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। विधेयक में विद्यालय द्वारा शुल्क लिए जाने को निषेध करते हुए लिखा है कि कोई भी सरकार विद्यालय दान या चंदे अथवा अन्य किसी भी रूप में ना तो बालक से और ना ही उसके शिक्षा के लिए शुल्क लेगा। मतलब किसी भी रूप में, दान के अनुरूप में, चंदे के अनुरूप में, किसी भी तरह से शुल्क जो है सरकार द्वारा नहीं लिया जाएगा, यानी शिक्षक के द्वारा वो सारा चीज़ नहीं लिया जाएगा। मतलब ये विद्यालय में ही निषेध है। और ना ही विद्यालय प्रवेश के लिए कोई चयन प्रक्रिया अपनाएगा। जैसे भी होता है एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद आपका एडमिशन होगा, या फिर एक छोटा सा टेस्ट होगा उसके बाद एडमिशन होगा। अगर उसमें परीक्षा में टेस्ट में वो सफल हो गया तो एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, या नीचे क्लास के लिए फोर्स किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे किसी भी प्रवेश परीक्षा के लिए वहाँ पे कोई भी चयन प्रक्रिया नहीं अपनाएगा। अब प्रवेश के लिए यदि कोई चयन प्रणाली अपनाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। अगर चयन के लिए कोई भी तरीका वो अपनाता है तो उसके लिए उसको दंड मिल सकता है। इस प्रकार इस बालक को विद्यालय से ना ही निष्कासित किया जा सकता है और ना ही उसके प्रवेश पर रोक लगाया जा सकता है। यानी मतलब ना ही किसी बालक को आप निकाल सकते हैं और ना ही इसको एडमिशन लेने से आप रोक सकते हैं। विद्यालय बालक की उपस्थिति, योग्यता, क्षमता का आकलन करेंगे तथा अभिभावक के साथ नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करेंगे और बालकों की उपस्थिति, सीख, प्रगति और समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जितने भी उनकी उपस्थिति होती है, अटेंडेंस होती है, उसका और उसकी योग्यता, क्षमता का क्या करेंगे, आकलन करेंगे, और अभिभावक के साथ एक बैठक करेंगे जिसमें बालक की उपस्थिति, उसका जो विकास है, या उनकी जो सीखने में अगर उनको किसी तरह की समस्याएं हैं तो वो सब के बारे में चर्चा करेंगे, और समाधान अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण भी सम्मिलित है। मतलब जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो विधेयक है उसमें क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा का जो है वो पाठ्यक्रम भी उसमें सम्मिलित है। अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त शैक्षणिक अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम मूल्यांकन को व्यवस्थित करेंगे। यानी कि जो सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं शैक्षणिक अधिकारी, वो लोग प्रारंभिक शिक्षा का मूल्यांकन को व्यवस्थित करेगा। यह अधिकारी पाठ्यक्रम की जांच करेगा कि संविधान के निहित मूल्यों के अनुसार या नहीं। मतलब
यह जांच करेगा कि सरकार के जो है संविधान के अनुसार है ना, मतलब संविधान में जो जो मूल है उस सब के अनुसार है या नहीं। साथ ही यह अधिकारी यह भी देखेगा कि पाठ्यक्रम द्वारा बालकों का शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का पूर्ण रूप से विकास हो। मतलब इसके द्वारा ये भी देखेगा कि जो बालक है, मतलब जो भी पाठ्यक्रम दिया जाए उसके कारण बालक का पूर्ण रूप से मानसिक और उनकी शारीरिक योग्यताओं का पूर्ण रूप से विकास हो। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बाल केंद्रित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बालकों में सीख उत्पन्न करे। ठीक है, मतलब जितने भी तरह के बाल केंद्रित हो, मतलब बालक को ध्यान में रख कर बनाया गया हो और बाल उसके हर तरह से उसके विकास में उसका हेल्प करे, मदद करे। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बाल केंद्रित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बालकों में सीख उत्पन्न करे। पाठ्यक्रम के बारे में विधेयक में प्रावधान है कि जहाँ तक संभव हो सके शिक्षा उनकी मातृभाषा में प्रदान की जाए और चिंता मुक्त बनाया जाए तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हो। यानी कि उसकी मातृभाषा में बनाया जाए जिससे उनको शिक्षा मिले और अपने विचारों को वो व्यक्त कर सकें। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक की झिझक को दूर करे, उसे ज्ञान प्रदान करे और व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करे। मतलब पाठ्यक्रम ऐसा हो जो कि बालक का मतलब अंदर में झिझक होता है, बोले नहीं बोले, बहुत ज़्यादा अगर इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई होता है तब भी बालक झिझक महसूस करते हैं और शांत ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। अगर मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी तो उनका झिझक दूर होगा और अपने मन के अंदर जो भी विचार होंगे उनको वो व्यक्त करेंगे। उसे ज्ञान प्रदान करें और व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने योग्य बन जाए। मतलब वो क्या होता है उनके लिए जो है उनका जो व्यवहारिक जीवन है, मतलब जिनके उनका दिन हमेशा पूरा दिन प्रतिदिन जो अपना एक समय गुजारते हैं, जो व्यवहारिक जीवन है उसमें सफलता प्राप्त करने के साथ साथ करने योग्य भी बन जाए। और पाठ्यक्रम में उन विषय वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाए जो बालक के दैनिक जीवन से जुड़े। अभी तुरंत बताएं कि दैनिक जीवन में वो जो जो भी कार्य करता है यानी उसका व्यवहारिक जीवन जो है उसमें विकास होगा और उसके दैनिक उसका ऐसा पाठ्यक्रम में इन विषयों को डाला जाए, ठीक है, और अधिक महत्व दिया जाए उन विषयों को जिससे उनकी दैनिक जीवन जुड़ी हो, जैसे खेल खिलौने में, प्राकृतिक साधन, हवा पानी, मिट्टी आदि। इस अध्याय में यह भी उल्लेख है कि बालक के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन किया जाए। क्या इस अध्याय में यह भी उल्लेख है कि बालक के ज्ञान का समझ मतलब उसे कितना समझदारी है ये चीज़, और इसे व्यवहार में लाने मतलब जो भी चीज़ वो सीखता है उसको वो कितना अपना जीवन में उतारता है, कितना अपने व्यवहार में लाता है। और व्यापक, जैसे हम लोग जोड़ घटाव सीखते हैं अगर हम लोग को किसी चीज़ में कुछ खरीदने ही चले जाए, बहुत सारे बालक सामान खरीदने जाते हैं तो वो जोड़ घटाव करके उस चीज़ को देख पाता है कि नहीं, या सिर्फ वो कॉपी में सीख गया, अपने जीवन में उसको व्यवहार में नहीं ला पाता। ये चीज़ व्यवहार में लाने की योग्यता व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन किया जाए। मतलब वो बच्चा बालक इस चीज़ को व्यवहार में लाता है कि नहीं, मतलब अपना निजी जीवन में उसका प्रयोग करता है कि नहीं, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। साथ ही यह भी निर्देश है कि प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने से पहले किसी भी बालक को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यानी कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर वो बोर्ड परीक्षा पास किया है तभी उसको विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। और प्रारंभिक शिक्षा पूरी जो मतलब 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा है उसको प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा जिसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उनको एकदम आराम से वो चीज़ हम लोग को प्रोवाइड करा देना है। नेक्स्ट है हम लोग का अध्याय 6, बाल अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 6 में बाल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इन अधिकारों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब बालक का जो जो अधिकार है उसके बारे में बताया गया है और उसको किस तरह से करना है उसका दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों की समीक्षा करेंगे। यानी जो भी उन लोग के लिए जो एक दिशा निर्देश दिया गया है उसमें बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 जो है एक अधिकार संरक्षण अधिनियम है 2005, उसके में जो जो प्रोविजन है, प्रावधान है, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के लिए अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों की समीक्षा करेंगे। मतलब जो जो उनको अधिकार दिया गया है इसके अंदर वहाँ पे राष्ट्रीय और राज्य दोनों, राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग दोनों आयोग जो हैं इसकी समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी कार्य करने के लिए सिफारिश करेंगे। यानी उस कार्य को प्रभावपूर्वक किया जाए
ऐसा वो लोग सिफारिश करेंगे। साथ ही निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के संबंध में मतलब देखरेख करेंगे कि वो लोग किस तरह के कार्य को कर रहे हैं और किस तरह से उसमें सुधार लाया जा सकता है। साथ ही निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेंगे। मतलब अगर मतलब निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है अगर उसके अंतर्गत किसी भी तरह का अगर शिकायत आता है तो उस शिकायत की भी जांच करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप से संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जा सकती है। मतलब लिख के अगर किसी भी तरह अधिकार का अगर उनका हनन होता है वो शिक्षा के अधिकार के अनुसार वो लिख के इसका शिकायत कर सकते हैं। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र मामलों का निपटारा करेगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी। मतलब जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उसका गठन केंद्र सरकार करेगी और जो अधिकारी रहेगा उस क्षेत्र का अधिकारी जो भी उसमें शिकायत होगा उसका तुरंत निपटारा करेगा, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों को रखा जाएगा। और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देगा। मतलब किस तरह से इसको क्रियान्वयन करना है यानी कार्य में किस तरह से लाना है उसका भी सरकार इसको परामर्श देगा। यहाँ अध्याय 7 पढ़ेंगे। अध्याय 7 में है नियम बनाना। अध्याय 7 में बताया गया है कि सरकार और विद्यालय द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए विशेष नियम बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से नियम? मतलब कुछ विशेष नियम बनाया जाएगा। मतलब जो भी सरकार द्वारा जो कार्य हैं और जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है उसको लागू करने के लिए उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका कुछ नियम बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस नियमों के आधार पर ना तो किसी बालक को विद्यालय में प्रवेश लेने से रोका जाएगा, कुछ नियम तो बनाया जाएगा लेकिन इस नियम को फॉलो करने के बावजूद भी आप किसी विद्यार्थी को विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोक सकते और ना ही उसे विद्यालय से निकाला जाएगा और ना ही उसके साथ अन्य किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। ना ही विद्यालय में प्रवेश से रोक सकते हैं, ना ही आप विद्यालय से निकाल सकते हैं और या आप किसी भी तरह से उससे भेदभाव नहीं कर सकते। अधिनियम के प्रावधानों के सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रतिनिधि संबंधित नियम बना सकते हैं। मतलब इस तरह का कुछ नियम बना सकते हैं जो इस नियम को सुचारू रूप से चलाने में हम लोग को सफल करे। उस तरह के नियम को इन लोग को अधिकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं ये लोग नियम बना सकते हैं जो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चला सके। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। यूनिट 1 इसके साथ ख़त्म हो गया। आप लोग यूनिट 1 के सारे टॉपिक मिला लीजिए और अगर आपको किसी भी टॉपिक में अभी तक किसी तरह का डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरा कोशिश करूँगी आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की। तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।